हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर है एक बार लेकर फिर यूपीटीपीएससी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर की नर्सिंग क्लास को लेकर। तो मिडवाइफरी टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेक्चर हमारा 42 होने वाला है आज का। और पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 30 क्वेश्चन की। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है, गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो किस हार्मोन को, एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरोन के, एचसीजी को या ऑक्सीटोसिन को। तो कह रहा है किस हार्मोन को, कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एचसीजी। फिर कह रहा है सामान्य गर्भकाल यानी गेस्टेशनल पीरियड को औसत अवधि कितनी होती है। 280 दिन, 300 दिन, 240 या 260। तो कह रहा है जो हमारा सामान्य गर्भकाल होता है औसत अवधि कितनी होती है। तो एवरेज कितना होता है किसका, सामान्य गर्भकाल का। तो राइट आंसर हो जाएगा 280 डेज, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से किस जन्मजात विकार का खतरा बढ़ जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया। तो कह रहा है क्या कि गर्भवती महिलाओं में जो हमारा क्या फोलिक एसिड की कमी से किस प्रकार का जन्मजात विकार का खतरा बढ़ जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से फोलिक एसिड की कमी से होने वाला जन्मजात विकार क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पहली बार गर्भवती महिला को क्या कहा जाता है। नलीपेरा, प्राइमीग्रेविडा या मल्टीग्रेविडा या नलीग्रेविडा। तो कह रहा है क्या कि पहली बार गर्भवती महिला को क्या कहा जाता है। तो पहली बार जो गर्भवती महिला होती है उसे क्या कहा जाता है, प्राइमीग्रेविडा। प्राइमीग्रेविडा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किस अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स पूर्ण रूप से 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। प्रसव की प्रारंभिक अवस्था में या सक्रिय प्रसव अवस्था में या संक्रमणकालीन अवस्था में या प्रसवोत्तर अवस्था में। तो कह रहा किस अवस्था में जो हमारी क्या है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स पूर्ण रूप से क्या होती है 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। तो कितने सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रमणकालीन अवस्था में। तो संक्रमणकालीन अवस्था में 10 सेंटीमीटर तक क्या होती है, पूर्ण रूप से फैल जाती है। नेक्स्ट कह रहा ग्रेविडा शब्द किसे दर्शाता है। पिछले जीवित जन्मों की संख्या, गर्भधारण की कुल संख्या या गर्भपात की संख्या या पूर्णकालीन गर्भधारण की संख्या। तो कह रहा है ग्रेविडा, जो ग्रेविडा शब्द है किसको दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा गर्भधारण की कुल संख्या। तो कितनी बार गर्भधारण हुआ था, तो उसकी कुल संख्या को कहते हैं हम ग्रेविडा कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा स्टेशन 0 का क्या तात्पर्य है। तो स्टेशन 0 का क्या तात्पर्य है, भ्रूण का सिर गर्भाशय ग्रीवा पर स्थित होना या भ्रूण का सिर स्कियल स्पाइन के स्तर पर है, भ्रूण का सिर श्रोणि के अंदर है या भ्रूण का सिर योनि में प्रवेश के द्वार पर है। तो कह रहा स्टेशन 0 का क्या तात्पर्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूण का सिर स्कियल स्पाइन के स्तर पर है। तो भ्रूण का सिर क्या स्कियल स्पाइन के स्तर पर है। स्टेशन 0 का तात्पर्य यही हुआ। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। करा प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है। उच्च रक्तचाप, योनि से रक्तस्राव, भ्रूण गति का रुकना, पेट दर्द। तो कह रहा है क्या प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे सामान्य लक्षण हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, योनि से रक्तस्राव। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट कह सामान्य प्रसव के दौरान भ्रूण की सर्वाधिक सामान्य स्थिति क्या होती है। जब सामान्य प्रसव होता है तो भ्रूण की सर्वाधिक सामान्य स्थिति क्या होती है, ब्रिज प्रेजेंटेशन या सेफेलिक प्रेजेंटेशन या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन या आब्लिक प्रेजेंटेशन। तो कह रहा क्या सामान्य प्रसव के दौरान भ्रूण की सर्वाधिक सामान्य स्थिति क्या होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेफेलिक प्रेजेंटेशन।
तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा ऑक्सीटोसिन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए, भ्रूण हृदय गति सुधारने के लिए, या गर्भावस्था समाप्त करने के लिए, गर्भावस्था समाप्त करने के लिए। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो हमारा प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु के लिए एप्गार स्कोर कब मापा जाता है? जन्म के तुरंत बाद और 5 मिनट बाद, 10 मिनट और 30 मिनट बाद, 30 मिनट और 1 घंटे बाद, केवल 24 घंटे बाद। तो कह रहा नवजात शिशु के लिए जो हमारा क्या होता है एप्गार स्कोर कब मापा जाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के तुरंत बाद और 5 मिनट बाद। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण क्या होता है? इंसुलिन प्रतिरोध, कम कैलोरी आहार, अधिक व्यायाम, अधिक प्रोटीन सेवन। तो कह रहा गेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण क्या होता है? तो गेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण होता है ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन प्रतिरोध। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मेकोनियम स्टैंड लीकर, मेकोनियम स्टैंड लीकर किसका संकेत हो सकता है? भ्रूण संकट, प्रसव पूर्व, समय पूर्व प्रसव, गर्भपात, प्रसवोत्तर संक्रमण। तो कह रहा मेकोनियम स्टैंड लीकर, मेकोनियम स्टैंड लीकर किसका संकेत हो सकता है? तो हमारा 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण संकट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद किसे काटा जाता है? गर्भाशय को, नाल को, प्लेसेंटा को, एपिग्लाटिस को। तो कह रहा नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद किसे काटा जाता है? तो हमारा 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाल को। नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद किसे काटा जाता है? नाल को काटा जाता है। नेक्स्ट। कह रहा प्रीमेच्योर बेबी को जन्म के कितने सप्ताह से पहले जन्मे शिशु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 28 सप्ताह, 32 सप्ताह, 37, 40। तो कह रहा जो हमारा प्रीमेच्योर बेबी है को जन्म के कितने सप्ताह से पहले जन्मे शिशु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो मतलब कितने, यानी 37 सप्ताह में जन्मे शिशु को क्या कहते हैं? प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट। कह रहा फोलिक एसिड की कमी से होने वाली मुख्य समस्या क्या होती, कौन सी है? फोलिक एसिड की कमी से होने वाली मुख्य समस्या कौन सी है? हीमोग्लाइटिक एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथायराइडिज्म। तो यहाँ पर कह रहा है क्या? कह रहा है फोलिक एसिड की कमी से होने वाली मुख्य समस्या क्या है? कौन सी समस्या हो सकती है किससे? फोलिक एसिड की कमी से। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट। कह रहा है ओव्यूलेशन चक्र के किस दिन आमतौर पर होता है? चक्र के किस दिन आमतौर पर होता है? 1 से 5 दिन, 10 से 12 दिन, 14 से 16 दिन, या 20 से 25 दिन। तो कह रहा ओव्यूलेशन चक्र के किस दिन आमतौर पर होता है? तो हमारा ओव्यूलेशन के किस दिन पर क्या होता है? ओव्यूलेशन जो हमारा क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है चक्र के किस दिन आमतौर पर होता है? तो ओव्यूलेशन कब होता है? तो हमारा 14 से 16 दिन पर। तो नेक्स्ट। कह रहा रूबेला संक्रमण में भ्रूण में कौन सा दोष हो सकता है? हृदय दोष, बहरापन, अंधापन, उपरोक्त सभी। तो रूबेला में क्या हो सकता है? ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो रूबेला संक्रमण में भ्रूण में कौन सी दोष हो सकता है? ये सारे हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? हमारा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का सबसे घातक रूप क्या होता है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन। तो कह रहा गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का सबसे घातक रूप क्या होता है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्लेम्सिया। तो कह रहा गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का सबसे घातक रूप क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्लेम्सिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न किस स्थिति में होती है? हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न किस स्थिति में होती है? RH पॉजिटिव माँ और RH निगेटिव भ्रूण, RH निगेटिव माँ और RH पॉजिटिव भ्रूण, या O ब्लड ग्रुप माँ, ए या बी भ्रूण, ए ब्लड ग्रुप माँ और O ग्रुप भ्रूण। तो हमारा कह रहा क्या
हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न यानी HDN किस स्थिति में होती है? जब क्या हो, RH निगेटिव माँ हो और RH पॉजिटिव भ्रूण हो। तो RH निगेटिव माँ, RH पॉजिटिव भ्रूण, RH निगेटिव माँ और RH पॉजिटिव भ्रूण, तो कहेंगे हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के दौरान प्री एक्लेम्सिया का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया और एडीमा, लो ब्लड प्रेशर और बेहोशी, ब्लड शुगर का बढ़ना, केवल सिर दर्द और मतली। तो हमारा 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर गर्भावस्था के दौरान जो प्री एक्लेम्सिया है इसका सबसे मुख्य प्रमुख लक्षण क्या है? तो हमारा हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया और एडीमा। क्या है? प्री एक्लेम्सिया का सबसे प्रमुख लक्षण है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे कह रहा निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण जन्म के दौरान शिशु में स्थानांतरित हो सकता है? तो इसमें से कौन सा संक्रमण है जो क्या होगा जन्म के दौरान शिशु में स्थानांतरित हो? HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, उपरोक्त सभी। तो यानी ये जितनी भी बीमारियां हैं क्या होती हैं जन्म के दौरान शिशु में क्या हो सकती हैं? स्थानांतरित हो सकती है। HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, सिफिलिस, ये तीनों बीमारियां क्या होती हैं संक्रमण जन्म के दौरान शिशु में स्थानांतरित हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सामान्यतः कब दिखाई देता है? जन्म के पहले दिन, 2 से 3 दिन बाद, 10वें दिन, जन्म के तुरंत बाद। तो कह रहा नवजात शिशु में जो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है सामान्यतः कब दिखाई देता है? तो नवजात शिशु में जो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है सामान्यतः कब दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म के 2 से 3 दिन के बाद। नेक्स्ट कह रहा कौन सा टेस्ट गर्भकालीन मधुमेह की जांच के लिए किया जाता है? RBS, GTT, HbA1c, LFT। तो कह रहा है कि कौन सा टेस्ट गर्भकालीन मधुमेह यानी गेस्टेशनल डायबिटीज की जांच के लिए किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा GTT, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में निषेचित अंडाणु सबसे अधिक कहाँ प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, योनि। तो कह रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में निषेचित अंडाणु सबसे अधिक कहाँ पर प्रत्यारोपित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रहस्य असंगति, RH असंगति, रहस्य असंगति, RH इनकैपेबिलिटी कब होती है? तो RH असंगति कब होती है? जब माँ RH पॉजिटिव और RH भ्रूण क्या हो? RH निगेटिव हो। जब माँ RH निगेटिव और भ्रूण RH पॉजिटिव हो, जब दोनों RH पॉजिटिव हो या जब दोनों RH निगेटिव हो। तो कह रहा RH असंगति कब होती है? तो RH असंगति कब होती है? जब क्या हो माँ RH निगेटिव और भ्रूण क्या हो? RH पॉजिटिव हो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था के दौरान सबसे आम एनीमिया कौन सा होता है? मेगालोब्लास्टिस एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान सबसे आम एनीमिया कौन सा होता है? तो सबसे आम एनीमिया कौन सा होता है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा यदि किसी महिला का BP 160/110 mmHg है तो उसे किस अवस्था में रखा जाएगा? नॉर्मल, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया। तो कह रहा यदि किसी महिला का BP 160/110 mmHg है तो 160/110 mmHg है तो उसे किस अवस्था में रखा जाएगा? तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्री एक्लेम्सिया। तो किस में रखा जाएगा? प्री एक्लेम्सिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर नवजात शिशु में हेमोरेजिक डिजीज किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो कह नवजात शिशु में जो हेमोरेजिक डिजीज है किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन के। तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा विटामिन के की कमी के कारण। नेक्स्ट कह रहा लैमेज तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
नॉर्मल डिलीवरी में दर्द कम करने के लिए, सिजेरियन डिलीवरी के लिए, प्री मेच्योर डिलीवरी को रोकने के लिए या प्लेसेंटा प्रीविया के इलाज के लिए। तो कह रहा लैमेज टेक्निक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा नॉर्मल डिलीवरी में दर्द कम करने के लिए। तो उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।